ठीक है, यहाँ पे 1 बीघे के जो 1 बीघा है उसके कागज बना लिए और आपने मुझे दे दिए, मान लीजिए या किसी को भी दे दिए, वो कागज दे करके वो संतुष्ट हो जाएगा क्या? अगर उसको जमीन दोगे आप, वो कागज दे करके काम चल जाएगा क्या? जमीन तो देनी पड़ेगी ना। वो कागज जो है उसकी रसीद है, समझ लो, उसका वचन है कि इतनी जमीन है, उसका मापक है कि ये इतने बाय इतने की जमीन है। जो असल बात है वो कागज उसका मापक है कि ये इतनी जमीन है और मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूं, इतना ही होगा। वो जो कागज है वो जमीन नहीं है। ऐसे ही ये कागज रुपया नहीं है, ये उसका लीगल टेंडर है। ये खुद सरकार में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ये लीगल टेंडर है। तो हमें कब समझ में आएगा लीगल टेंडर है तो इसका जो असली मटेरियल है वो कौन देगा और कैसे देगा, वो हमें मांगने की जरूरत है ना। तो आप एक काम कीजिए, इसको अगर प्रैक्टिकल आपने करके देखना है तो आप एक 10 रुपए का नोट लेकर के उसके ऊपर लिख के दीजिए कि ये 10 रुपए का नोट आप अपने पास रखिए, इसके बदले जो मेरे 10 रुपए हैं वो मुझे वापस दिए जाएं, कभी भी नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो है कि वो जो निकम्मा बैठा हुआ वहां पे मैनेजर, उसी को नहीं मालूम है। बहुत सारे मतलब 99% मैनेजरों को ये नहीं पता कि रुपया होता क्या है। अभी जनता सरकार मोर्चा जो इस आंदोलन को बड़ा कर रहा है और समाज के बीच में लेके गया हुआ है और ये सामाजिक मुद्दा बन चुका है, तो अब समझ में आने लगा ये रुपए वाले आगे भैया। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो रुपया शुरू किया था वो भी गोल्ड के आधार पे था, क्योंकि रुपया जो है वो होगा ही गोल्ड। जो जमीन की बात करें हम, वो मिट्टी तो है, वो उपजाऊ जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसी को तो जमीन बोलेंगे, है कि नहीं। तो वो जो रुपया है वो अपने आप में मतलब सिद्धांत है, वही रुपया है जिसके पीछे गोल्ड है। और ये जो शुरू हुआ था ये शेरशाह सूरी से हुआ था। ये पूरी लंबी चर्चा करने का विषय है और मैंने इतनी सी बात में इसको पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी ये रुपए वाली। तो इसको हम फिर से एक बार यहाँ पे मीटिंग करें या बड़ी ट्रेनिंग करें, जैसे भी होगा फिर उसमें चर्चा करेंगे लंबी। पूरा दिन बैठेंगे, पूरी रात बैठेंगे, पूरा 2-3 दिन यहीं पे रहेंगे। और ये बागवान जो आपका ये बाग कह रही है बड़ा अच्छा एरिया है, यहीं पे अपना यहाँ पे खाट बिछा के नीचे को चद्दर वद्दर डाल के यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे और ये इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, अपनी सामाजिक मुद्दों पे। ठीक है जी। हमें अपने असल में जो रुपए वाली जो बात है, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने रुपया बनाया था, उन्होंने बनाया था आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद रुपया। और वो रुपया आज भी कई सारे देशों में वैलिड है। कोई 26 देश कहता है, कोई 11 देश कहता है, मैं कहता हूं पूरी दुनिया में वैलिड है। वो पूरी दुनिया में वैलिड इसलिए है क्योंकि वो सिद्धांतिक रुपया है, वो सिद्धांत है, वो स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड को मतलब असली जो सोना है उसको लेने से कौन मना करेगा? कौन सा देश मना करेगा दोस्तों, ये बताओ आप। मतलब किसी भी देश में चले जाओ, वो सोना लेने से मना करेंगे नहीं, क्योंकि वो असली सिद्धांत है और वो पूरे देश में ही मतलब पूरी दुनिया में ही वैलिड है, ये कहता हूं मैं। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी का रुपया था, सुभाष चंद्र बोस जी को अपना रुपया बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रुपये को तोड़ दिया और इस रुपये के माध्यम से पूरे समाज का शोषण कर रहे थे वो लोग, तब जाके उन्होंने वो आजाद हिंद बैंक की स्थापना की और आजाद हिंद रुपया बनाया, आजाद हिंद फौज बनाई उन्होंने, ताकि वो अंग्रेजी जो फौजें थी, जो हमारे ही लोग उनके गुलाम बने हुए थे, चाटुकार बने हुए थे, जिस तरीके से आज पुलिस वाले हों या कोई और कर्मचारी हो, वो बन के बैठा हुए रोबोट आने वाले हैं। मैं सभी उनसे भी दरखास्त करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि समाज का शोषण करना बंद कर दो, क्योंकि ये समाज जो है इसी के बीच में से सब कुछ निकल करके जाता है। यही समाज पूरे सिस्टम को पालता है। जो एक अपना क्या कहते हैं कि पंजाबी में कहावत है कि आ जड़ियां बैठियां सरकारां ये साडे सिर तो चल दियां ने, आ जड़ियां बैठियां सरकारां साडे सिर तो चल दियां ने। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो समाज से चलता है, किसान से चलता है। और किसान को तो इन्होंने ऐसा पीस रखा है, ऐसा बर्बाद कर रखा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब हर एक किसान, अब कोई भी किसान बैठा हो उससे जाके पूछो कि किसानी करना चाहते हो, वो बोलेगा कि नहीं, पूरा पसीना निकला पड़ा है, पूरा तेल निकल गया, जब भी फसल उगाते हैं वो बर्बाद हो जाती है, पूरा दाम मिलता नहीं है। आपको मदद करने के नाम पे वो फ्री में अनाज तो देते हैं, लेकिन आपके जो अनाज उगाते हो, आप जो दूध उगाते हो, जो आप चीजें उगाते हो, वो जब बेचने जाते हो उसकी कीमत नहीं देते। आपको फ्री में देने के लिए तैयार हैं, आपको वो किसान निधि के नाम पे आपको भीख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी जमीन के, आपकी जो फसल है उसका पूरा दाम देने के लिए तैयार नहीं है।
जो उधर किसान निधि के नाम पर ये जो फ्री का अनाज बांट रहे हैं, वो ना बांट करके पूरी कीमत देनी शुरू कर दो ना। आपने यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठा है वो सब के सब किसान है, किसी के पास जमीन है या नहीं है, कोई करता है या नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सब किसान है। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि किसान जिसके पास जमीन है, जिसके नाम से जमीन है, मान लीजिए कोई 10 एकड़ का मालिक है, तो उसके खेत में जो मजदूर काम करने जा रहा है, जो कष्टकार है वो काम कर रहा है, वो भी तो किसान है, क्योंकि वो उस फसल को उगाने का काम कर रहा है, तो वो किसान है असली, है कि नहीं जी। लेकिन उस किसान की कीमत पूरी नहीं देंगे, उसको भीख दे करके उसका जमीर मार देंगे, उसको भिखमंगा बना देंगे, बोलेंगे कि अभी जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं कि हम देश के अंदर, भारत देश के अंदर 84 लाख परिवारों को फ्री में अनाज दिया जाता था, यानी कि अपने बच्चे पालने की औकात नहीं थी, ऐसे उलाने देंगे अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को, उसी के लिए लड़ रहे हैं। वो अभी वहां पिछली मीटिंग में कह रहे थे कि अपनी स्वार्थ नहीं भैया, अपनी स्वार्थ नहीं है, हम अपने स्वार्थ में है। हम अपने स्वार्थ में इसलिए हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ी जिंदा बचे और वो अपने अधिकार से जिए और वो आजाद रूप से जिए, ऐसा हम चाहते हैं, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं। क्योंकि बिहार जो है, जो बिहार है वो हरियाणा, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो पंजाब है, वही बात यहाँ पे फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस देश को पूरे को आपा एक घर मान ले और एक घर के किसी को सॉरी गांव मान ले, और वो गांव के परले कोने पे आग लगी हो, वो हमारे घर तक कब नहीं पहुंचेगी। जो आग बिहार में लगी हुई है बर्बादी की, वो हरियाणा में तो कब का नाश हो लिया। वैसे तो अगर हम ये माने कि बचा हुआ जो कुछ, वो भी तो बचाना पड़ेगा ना। जो बचा हुआ है उसको बचा लो, और जो बर्बाद हो रहा है उसको फिर से ठीक करने का प्रयास शुरू करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो जमीन है ना, और वो प्रकृति है, ये सब कुछ दे देती है। आप यहाँ पे जो 10-20 एकड़ जमीन है जो गौचरान के नाम से, उसको खाली छोड़ दो, सिर्फ वहां पे पेड़ भी उगाएंगे, वहां पे पौधे भी उगाएंगे, वहां पे फल पीपल अमरूद सब कुछ उग जाएगा। जो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ना पानी देने की जरूरत है, ना खाद डालने की जरूरत है, सब कुछ उगा देगी प्रकृति। लेकिन बर्बाद करना छोड़ना पड़ेगा। जो ये बर्बादी का सिलसिला चल रहा है, इसको हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, और वो हम ही कर सकते हैं। क्योंकि सरकारें जो बैठी हुई हैं, जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, वो कभी भी नहीं करेंगे। इंडो इजराइल के नाम से हमारे जोड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। जोड़ों को इतना इतना गहरा खोद दिया कि उसमें जितना भी कचरा है, कबाड़ा है, वो नीचे धरती में जा रहा है और पीने का पानी खत्म हो रहा है। बताओ, जिस देश के अंदर इतनी सारी हजारों हजारों नदियां हो और ना जाने कितने बड़े 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 सोर्स हो पानी के, वहां पे पानी बिकता है और पानी पीने की किल्लत हुई पड़ी है। शर्म शर्म की बात है कि नहीं अपने आप में ये। क्योंकि क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो कैप्चर किया हुआ है कॉर्पोरेट ने किया हुआ है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए, जो एथेनॉल होता है, वो बनाने के लिए कम से कम कई हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। तो वो किसका है? कॉर्पोरेट का है। वो सारा का सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ये पानी बंद बोतलों में बिकता है, और बंद बोतलों में पानी बिके, ऐसी ये व्यवस्था कर रहे हैं। जो पानी का सिस्टम है उसके बिना जीवन संभव नहीं है कि नहीं है जी। और उसके ऊपर वो कब्जा कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी फैक्ट्री होगी, आप देखना, वहां का सारा का सारा जो केमिकल मटेरियल है वो धरती के बीच में उतार रहे हैं। धरती के बीच में उतारने का क्या, जो सिस्टम में बैठे हैं उनको दिखाई नहीं देता? सब दिखाई देता है, लेकिन नहीं रोकेंगे, क्योंकि बर्बाद करना है। बर्बाद किस लिए करना है कि पूरी जो विश्व के लोग हैं जिनकी हम बात किया करते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन हो, ब्लैक रॉक हो, बिल गेट्स हो, या ये 13 परिवार हैं, वो पूरा का पूरा इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। कि लोग, वो कहते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पे धरती पे ज्यादा हो गए हैं, उनको खत्म कर दो, मार दो। वो मारने का जो एजेंडा, जो आप कह रहे थे वैक्सीनेशन वाला, वो वही तो एजेंडा था। वैक्सीनेशन के बाद कितने सारे लोग मरना शुरू हुए पड़े हैं। हार्ट अटैक पहले भी आते थे, ऐसा लोग कहने वाले मिलते हैं, लेकिन वो उसका कुछ अलग सिस्टम था। इसका ये कार्डियक अरेस्ट आता है, एकदम से हार्ट अटैक, हार्ट फेल हुआ और बंदा टक से खत्म, ऐसा काम हो रहा है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमें समझने की और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और अभी जो समय का अभाव है, तो इसलिए हम अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। अगली मीटिंग अपने सिवान में है, वहां के बाद फिर पूरे भारत का दौरा करने के बाद, और अभी हम फिर से यहाँ पे एक मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे 3 दिन वाली। जैसे आप लोग तय करोगे, आप लोगों को ही करना है, हमें जो समझ आई है वो हम आपको बताएंगे। आपको तय करना है कि वो ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो सब लोग आप आपस में मिल करके बैठ करके बात करोगे। अभी जिस साथी को, जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग में जाना है, 3 दिन की जुलाना में ट्रेनिंग है, 8, 9, 10 तारीख की है, 8, 9, 10 की ना,
8 और 9 10 तारीख को जुलाई की जुलाना के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। जैसे हम आप लोगों के बीच में आकर के बैठे हुए हैं, ये सीखना हो कि कैसे बैठा जाता है, कैसे बात की जाती है, कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है, ये सब चीजें सीखने के लिए आप वो ट्रेनिंग कर सकते हो। 3 दिन की जो ट्रेनिंग होने जा रही है वो एक और ट्रेनिंग, 1 मिनट जी सुनिए जी। कैथल के अंदर जो 24, 25, 26 को ट्रेनिंग होने जा रही है कैथल के छोत गांव में, जो संजय भाई का गांव है, इन्हीं के गांव में वो ट्रेनिंग होगी। और ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला है 1000 से 1 लाख लोगों का इकट्ठा करने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसको पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। उसको पूरा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो बदलाव है ये ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे कह रहे थे आप लोग, कह रहे थे कि वो जबरदस्ती से जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। जबरदस्ती कब करते हैं? जबरदस्ती उसी पे तो की जाएगी जो कमजोर होगा। जब वो सिस्टम के आगे 1 लाख लोग खड़े होंगे, जब उनको मालूम होगा कि अगर हमने कोई भी चूचा की और यहाँ पे लाखों लोग आकर के खड़े होने वाले हैं और हमारी वाट लगा देंगे, तो कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। फिर तो हमें हमारा गांव हमारे पास मिल जाएगा। हमें अपने गांव को संभालना है, आपको अपना गांव संभालना है, हमें अपना गांव संभालना है। हम भी जाकर के अपने गांव की ही काम करेंगे। लेकिन हमें 4 साल हो गए हैं राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद, और असल में तो 9 साल हो गए हैं भाई राजीव दीक्षित को सुनने के बाद। फिर जब हमें मोर्चा का सानिध्य मिला और डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी का सानिध्य मिला, तो हम इस पर काम करना शुरू किया और हमें थोड़ी सी ज्यादा समझ में आ गया। तो हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को भी पता चले, ताकि आप यहाँ पे काम कर सको और हम वहां पे काम कर सकें। जो ग्राम सभा की ताकत है, जो ग्राम सभा है, जो असल गांव है, उसको बचाने का जो सिलसिला है, ये सब लोगों को पता चले और सब लोगों को ये पता चल जाए कि ग्राम सभा के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो कि इसको किसी और को ताकत दे दे। जो सरपंच बनता है वो भी ग्राम सभा से बनता है, एमएलए बनता है वो भी ग्राम सभा से बनता है, एमपी बनता है वो भी ग्राम सभा से बनता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तो सारे नौकर हैं। हाँ, नौकर किसके? हमारे नौकर तो हैं ये लोग। तो ये हमें समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। तो इसी के साथ हम इस बात को यहीं पे पूरा करते हैं और एक बार नारा लगाएंगे, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने सुना।